हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब पाकिस्तान की खैर नहीं दोस्तों, भारत और यूएई एक साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं हथियार। दुनिया देखेगी भारत की नई ताकत। वहीं दोस्तों इधर भारत में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, उधर पीएम मोदी ने यूएई जाकर डाले दो सबसे बड़े समझौते। क्या खत्म हो जाएगा एलपीजी तेल संकट? क्या जल्द ही दोबारा से रेट हो जाएंगे कम? क्या है जानकारी? साथ ही क्या चीन से लौटते ही ट्रंप ने चढ़ा दी ताइवान की बलि? बताएंगे कैसे वहां से लौटते ही धृत राष्ट्र बन गए डोनाल्ड ट्रंप। ईस्ट एशिया में हो गया बहुत बड़ा कांड दोस्तों। कैसे बदल गए ट्रंप, कैसे चढ़ गया जिनपिंग का उन पर रंग। वहीं रूस के बयान से मच गई हलचल। कहा भारत ने जब मांगा तब हमने तेल दिया। क्या बंद होगी अब सप्लाई दोस्तों? क्या है अमेरिका का इस पर गेम, समझाएंगे आपको। साथ ही आखिर अचानक क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई? कौन सा बड़ा फैसला लिया जाएगा? तो वहीं दोस्तों इधर डीजल पेट्रोल के बड़े दाम, तो उधर एलपीजी कनेक्शन की बुकिंग को लेकर भी आ गया बहुत बड़ी खबर। दोस्तों एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और यूएई ने शुक्रवार को स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों ये सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूएई दौरे के दौरान हुआ। इसके तहत भारत और यूएई रक्षा उपकरणों और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के निर्माण में संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। यूएई भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा उद्योग में बड़ा निवेश भी करेगा। इससे भारत और यूएई दोनों की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। इस समझौते को यूएई के सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत यूएई डिफेंस पार्टनरशिप को रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रणनीतिक ढांचा यानी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन नाम दिया गया है, जो सिर्फ उद्योग और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसमें दोनों पक्षों के बीच प्रशिक्षण, अभ्यास, शिक्षा और सिद्धांत विशेष अभियान और इंटरऑपरेबिलिटी, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, सुरक्षित संचार और सूचना आदान प्रदान पर सहयोग शामिल है। शुक्रवार को अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों पक्षों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए ढांचा की घोषणा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक्स पर इस समझौते के बारे में पोस्ट किया और जानकारी दी कि यह रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करता है और इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यानी कि दोस्तों भारत और यूएई एक साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। अब वाकई में दुनिया देखने वाली है भारत की ताकत। इससे सबसे बड़ा अगर किसी को झटका लगा है तो वह है पाकिस्तान, क्योंकि यूएई लगातार पाकिस्तान से नाराज चल रहा है दोस्तों। और हाल ही में उसने अपने सारे पैसे जितने कर्ज में दिए थे सारे वापस मांग लिए हैं और लगातार पाकिस्तान के साथ तनाव बना हुआ है यूएई का। ऐसे में भारत का डिफेंस डील करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। झटके के साथ साथ भारत यूएई के साथ मिलकर हथियार बनाएगा, ये सोचकर पाकिस्तान पगलाने वाला है। उसको लगता है कि यूएई हमको अपने घर से बाहर फेंक रहा है, निकाल रहा है और भारत का मोस्ट वेलकम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई से यह तक कह दिया कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली करने के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। साथ में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर हुए हमलों की निंदा भी कर दी और कह दिया कि खाड़ी देश ने जिस तरह से संयम रखते हुए मौजूदा स्थिति को संभाला है वो प्रशंसनीय है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मोदी जी ने उनको ये आश्वासन भी दिया कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई को लेकर, जो कि सीधा सीधा ये दर्शाता है और यूएई को भरोसा दिलाता है कि भारत उसके लिए हर संभव संकट की घड़ी में खड़ा है। इसी बीच जो अच्छी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन के बीच भारत खाड़ी देशों से निर्बाध गैस आपूर्ति तय करने के लिए एक सीधी गहरे समुद्र की पाइपलाइन बिछाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सरकार अस्थिर एलएनजी स्पॉट बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए एनर्जी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ओमान से प्रस्तावित पाइपलाइन की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए यानी 4.7 से 4.8 अरब डॉलर तक है और इसे पूरा होने में 5 से 7 साल लगने की उम्मीद है दोस्तों। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय सरकारी कंपनियों और गेल इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को प्राइवेट कंसोर्टियम साउथ एशिया गैस इंटरप्राइजेस यानी सैजी द्वारा किए गए
इस स्टडी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहेगा। रिपोर्ट से ओमान के साथ गैस आपूर्ति, फंडिंग और प्रोजेक्ट पर औपचारिक सरकारी स्तर की वार्ता संभव हो सकेगी। दोस्तों इसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो पाइपलाइन से जब सीधी गैस भारत आएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा खासा कॉस्ट कटिंग होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल अच्छी जानकारी ये भी सामने आ रही है ऊर्जा संकट के बीच, वो ये कि दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर एक समझौता हुआ है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि इससे भारत को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में दोनों देशों ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर समझौता हुआ है। इससे आप क्लियरली कह सकते हैं कि एलपीजी और तेल का संकट भारत में खत्म होने वाला है आने वाले समय में। जैसे फिलहाल अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं दोस्तों, इस खबर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि तेल के दाम, डीजल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी दाम बढ़े हैं तो अभी ही दाम कम हो जाएंगे। कम से नहीं तो कम से कम 8 से 9 महीने लग सकते हैं दोस्तों। वहीं यूएई के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे नीदरलैंड की यात्रा पर। 9 साल बाद नीदरलैंड पहुंचे हैं दोस्तों। पीएम डिक शूप से मिलेंगे। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पर होगा खास जोर। जी हाँ, पीएम मोदी जी 9 साल बाद नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। यह दौरा भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम है। इस यात्रा में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूप से होगी। दोनों नेता कई अहम समझौतों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस सेमीकंडक्टर और हाई टेक इंडस्ट्री को माना जा रहा है। भारत इस समय अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसी वजह से भारत की नजर डच टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साझेदारी पर है। दोस्तों नीदरलैंड की कंपनियां ASML दुनिया की सबसे बड़ी चिप मशीन बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। ऐसे में भारत ये चाहता है कि आने वाले समय में चिप निर्माण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत हो। भारत और नीदरलैंड के बीच लगातार व्यापार बढ़ रहा है। नीदरलैंड भारत में निवेश करने वाले बड़े देशों में शामिल है। माना यह जा रहा है कि इस दौरे में नई निवेश योजनाओं और व्यापारिक समझौतों पर भी बात हो सकती है दोस्तों। उधर बता दें, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ा दी ताइवान की बलि? चीन से लौटते ही धृतराष्ट्र बन गए ट्रंप। ईस्ट एशिया में हो गया बड़ा कांड दोस्तों। दुनिया की राजनीति में वफादारी और वादों की उम्र बहुत छोटी होती है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। जी हाँ, बीजिंग से अमेरिका लौट रहे राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है दोस्तों। 3 दिनों की हाई प्रोफाइल चीन यात्रा खत्म करने के बाद जब ट्रंप एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनके सुर पूरे तरीके से बदले हुए थे। परसों ताइवान की सुरक्षा की कस्में खाने वाले ट्रंप अब ताइवान के मुद्दे पर धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि वो फिलहाल ताइवान की आजादी का समर्थन करने या उसे हथियारों की सप्लाई तेज करने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका को अपने घर से 9500 मील दूर एक और युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। जिनपिंग के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद ट्रंप का यह बयान चीन के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, जबकि ताइवान के लिए यह किसी भूकंप के झटके से कम नहीं है। इस बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अपना कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का कट्टर विरोधी है चीन और इसे मेनलैंड चाइना के साथ जोड़ने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जब जिनपिंग ताइवान पर अपनी रेड लाइन खींच रहे थे तब ट्रंप ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि मैंने जिनपिंग की बात सुनी, लेकिन मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। ट्रंप का ये मौन बहुत कुछ बयां कर रहा है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप इस वक्त चीन के साथ ट्रेड और ईरान जैसे मुद्दों पर सहयोग चाहते हैं, इसीलिए वो ताइवान को लेकर जिनपिंग को नाराज नहीं करना चाहते या बात को बिगाड़ना नहीं चाहते। इसीलिए चीन में जाकर ताइवान का मुद्दा नहीं छेड़ा ट्रंप ने, सिर्फ जिनपिंग की बात सुनते रहे ताइवान के मुद्दे पर। दोस्तों आपको बता दें, ताइवान जो है वो खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है जिसकी अपनी सेना, मुद्रा और सरकार है। हालांकि चीन उसे अपना ही हिस्सा मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत अमेरिका आधिकारिक रूप से बीजिंग को ही मान्यता देता है, लेकिन अनौपचारिकता रूप से ताइवान का सबसे बड़ा मददगार रहा है। वैसे आप देखिएगा दोस्तों, कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ताइवान का मुद्दा अवश्य छेड़ेंगे और अमेरिका से ही धमकी दे देंगे जिनपिंग को। अभी उन्होंने ऐसी कोई भी बात इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि उनको पता है कि ताइवान का मुद्दा ही चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन में मैं मौजूद है, तो फिर मैं कैसे ये ताइवान का मुद्दा उठा सकता हूँ। ट्रंप ने सोचा कि जब अमेरिका में प्रॉपर तरीके से रहूंगा तो वहां से आवाजें उठाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। इसके पीछे एक ये भी रीजन हो सकता है ट्रंप का चीन में जाकर ताइवान मुद्दा ना छेड़ने का। आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि अमेरिका से बड़ा दोगला देश तो कोई है ही नहीं। अमेरिका हमेशा
से प्रयास करता है माइंड गेम खेलने का, जो कि ट्रम्प करता भी दिखाई देता है। दोस्तों, ट्रम्प की एक चीज है कि वो कभी भी किसी के सामने मुंह पर उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे वो सबकी बुराई करते हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों, रूस के बयान से मच गई हलचल, बंद होगी क्या सप्लाई। दरअसल अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों को रूसी तेल खरीद पर दी गई छूट 16 मई को खत्म होने वाली है, यानी आज खत्म होने वाली है। इससे ठीक एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ उनकी बातचीत में रूसी ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए नई दिल्ली आए लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुरुवार को उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत हुई और जयशंकर जी के साथ ब्रिक्स बैठक के इतर अलग से चर्चा भी हुई। लावरोव ने कहा कि हमने राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच हुई शिखर बैठकों में तय हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। हमने परिवहन सहयोग और निवेश सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे का विकास भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्यक्ष आपसी भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। साथ ही रूसी ऊर्जा उर्वरकों की बढ़ी हुई सप्लाई और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बात हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर भी सर्जेई लावरोव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसने पाकिस्तान को झटका दिया है। दोस्तों, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद नई दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने में भारत लंबी अवधि की मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। लावरोव ने भारत के कूटनीतिक अनुभव, वैश्विक साख और पश्चिम एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव की तारीफ करते हुए कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए भारत अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कि दोस्तों, अब तो रशिया ने भी क्लियरली कह दिया है कि हमको पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं, अमेरिका और ईरान को भारत पर भरोसा करना चाहिए। एक बार भारत से मदद लेकर देखे, फिर देखे क्या होता है। अब ऐसे में दोस्तों, शहबाज शरीफ जो लगातार रशिया के साथ डील करना चाह रहा था और अभी उसने ग्वादर को INSTC से जोड़ने की बात कही थी और रशिया को मनाने की बात कही थी, उन सब पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इससे क्लियरली समझ में आता है कि रशिया को भी पता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है। ऐसे में दोस्तों, भारत पर भरोसा जताने के लिए सर्जेई लावरोव को आप लोग कमेंट में थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां उधर दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अरागची का भी आया बयान। कहा, अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरानी तेल खरीद पर विराम लगाया था। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि पश्चिम एशिया के संकट का डिप्लोमेटिक हल भी निकल सकता है और फिर से युद्ध पर भी वापस जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर युद्ध में वापस जाना चाहता है तो ये उनके ऊपर है। उन्होंने हमारी परीक्षा ली है, वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं, परिणाम अलग नहीं होगा। ये बातें उन्होंने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अरागची की कुर्सी के पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर और मीनाब में जान गंवाने वाले बच्चों की तस्वीरें लगी थी। अरागची ने बताया कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ उनकी मुलाकात में लंबी चर्चा हुई। इस दौरान हॉर्मुज की स्थिति और जहाजों की आवाजाही को लेकर साझा चिंताएं जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ईरान भारत का सहयोग जारी रखे हुए है। वहीं उन्होंने ईरान ने भारत से चाबहार पोर्ट में निवेश जारी रखने की भी अपील कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत से बड़ी अपील कर दी। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो चाबहार बंदरगाह में अपना निवेश को जारी रखे और मध्य पूर्व में शांति के लिए बड़ी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान के बीच सहयोग का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत ने इस बंदरगाह को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और उन्हें खुशी है कि भारतीयों ने यह काम किया, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत का निवेश धीमा पड़ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत अपना काम यहाँ जारी रखेगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, उधर जानकारी सामने ये आ रही है कि ट्रंप ने एक मास्टर प्लान बनाया है और मास्टर प्लान कुछ ऐसा है कि फलस्तीन के ही पैसे से गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फलस्तीन के 5 अरब डॉलर पर ही नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका इजराइल से यह कहने पर विचार कर रहा है कि वो फलस्तीनी प्राधिकरण यानी PA का जो टैक्स का पैसा रोक कर रखे हुए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को दे दें। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति की गाजा के लिए युद्ध के बाद की योजना को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो इजराइल से औपचारिक अनुरोध करेगा या नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें, भारत, चीन या अमेरिका किसके साथ जाएगा बांग्लादेश? PM तारिक रहमान की विदेश नीति पर दुनिया की नजर। दोस्तों,
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में किस देश को चुनेंगे, भारत, चीन या अमेरिका। खबरों के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और BIDA यानी बीडा के चेयरमैन आशिक चौधरी तारिक रहमान को जून में चीन ले जाने की जोरदार कोशिशें कर रहे हैं। आशिक चौधरी ने तो एक चीनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करने का भी इंतजाम कर लिया है ताकि गुआंगझो में बीडा का एक दफ्तर जल्दी से खोला जा सके और तारिक रहमान वहां उसके उद्घाटन के लिए मौजूद रहे। बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने इससे पहले भारत और अमेरिका का भी दौरा किया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री तारिक रहमान की यात्रा के लिए कुछ खास हासिल करने में असमर्थ रहे थे। भारत ऐसी किसी भी यात्रा से पहले एजेंडा तय करना चाहता था, जबकि FBI की पाबंदी की वजह से तारिक रहमान का अमेरिका में दाखिला अभी भी अधर में लटका हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान लंबे समय से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें 2011 में एक FBI एजेंट ने ढाका अदालत में उनके खिलाफ गवाही दी थी। यानी कि दोस्तों अभी के हिसाब से फिलहाल बांग्लादेश का पूरा झुकाव चीन की तरफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भारत और फिर अमेरिका। जी हाँ, वहीं आपको बता दें विदेश जाने पर क्या लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन खबरों को बताया फेक, कह दिया कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक समाचार चैनल की रिपोर्ट में विदेश यात्रा पर टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाए जाने को लेकर बड़ा दावा दिया गया। बताया गया कि सरकार विदेश यात्रा पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने पर विचार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद सामने आकर इन खबरों को पूरे तरीके से गलत बता दिया। हालांकि इसके बाद चैनल ने खेद प्रकट किया और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए खबर को हटा लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह प्रस्ताव उच्च स्तर पर चर्चा में है और इसे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, आयात लागत और युद्ध से जुड़े आर्थिक दबाव को संभालने के लिए टेम्परेरी रूप से लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यह टैक्स 1 साल के लिए लगाया जा सकता है और इससे मिलने वाली राशि सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से उस समय कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जहां पर क्लियरली उन्होंने कहा है कि विदेश यात्रा को हतोत्साहित करने या उस पर अतिरिक्त बोझ डालने की कोई योजना नहीं है। इंग्लिश में लिखा है कि दिस इज टोटली फॉल्स, नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन दिस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पुटिंग सच रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेवल। वी रिमेन कमिटेड टू इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर अवर पीपल। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, वैसे दोस्तों जैसा कि माहौल चल रहा है, आप कह सकते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक तनाव के दौर में इस तरह की जो अफवाहें होती है वो तेजी से फैलती हैं। जैसे सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं दोस्तों, अब ऐसे में कोई कह दे कि 1000 रुपए LPG पर बढ़ा दिए गए तो हर कोई मान लेगा, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। बस वही बात है जो PM मोदी ने आकर क्लियर किया है दोस्तों। लेकिन वही सैड खबर, मतलब एक भारत के लिए उदास कर देने वाली जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रुपया जो है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है दोस्तों। पहली बार डॉलर के मुकाबले गिरकर 96 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गया रुपया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपया गुरुवार यानी 15 मई के कारोबारी सत्र के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपए ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 96 का लेवल पार कर लिया। लगातार चौथे दिन रुपए में गिरावट दर्ज की गई दोस्तों। रुपए 96 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर तक फिसल गया, जो अब तक का सबसे रिकॉर्ड लो माना जा रहा है दोस्तों। यानी $1 की कीमत 96 रुपए 7 पैसे हो गई है, जो कि सबसे ज्यादा लो है। इस पर आपकी क्या कथन है दोस्तों, आपके क्या कहने हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर बता दें, श्रीलंका ने थलपति विजय के CM बनते ही कर दी बड़ी मांग। बताया तमिलनाडु के मछुआरे क्यों अरेस्ट हुए। दोस्तों श्रीलंका के मत्स्य मंत्री मिनिस्टर रामलिंगम चंद्रशेखर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से बॉटम ट्रोलिंग फिशिंग बैन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मछली पकड़ने का ये तरीका खतरनाक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। श्रीलंका में 2017 से बॉटम ट्रोलिंग फिशिंग बैन है, लेकिन तमिलनाडु के मछुआरे ऐसा करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार से श्रीलंका इस पर बैन की उम्मीद कर रही है। इसके लिए रामलिंगम चंद्रशेखर तमिलनाडु आकर विजय से मिल सकते हैं। तो वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी और ताकत। 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए RFP तैयार, जल्द जारी होगा टेंडर। दोस्तों वैश्विक स्तर पर सीमा पर बढ़ती चुनौती के बीच भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता को दुगना करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP यानी टेंडर के शुरुआती दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है। आने वाले दिनों में इसे जल्द ही आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। यह डील भारत की सुरक्षा और मेक इन इंडिया अभियान के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस मेगा डील के तहत कुल 114 विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। इसकी योजना कुछ इस तरह बनाई गई है कि 114 में से 22 विमान फ्लाई अवे के जरिए यानी सीधे
फ्रांस से उड़कर भारत आएंगे, जिससे वायुसेना की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा मेड इन इंडिया के तहत 92 विमानों का निर्माण भारत में ही कराया जाएगा। इसमें भारतीय कंपनियों की भागीदारी होगी और करीब 55 से 60% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, भारत के एक ऐलान से घबराया नेपाल। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के सामने खड़ा हो सकता है नया संकट। दोस्तों, दरअसल भारत ने घरेलू कीमतों को अस्थिर करने के लिए 30 सितंबर तक कच्ची सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। भारत के इस फैसले ने नेपाल की फिक्र बढ़ा दी है। खास तौर से त्योहारों के मौसम में नेपाल में चीनी की कमी हो सकती है। दशैन, तिहार और छठ के आसपास दबाव बढ़ सकता है जब चीनी की मांग ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स ने इस मुद्दे पर नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार को चेताया है और खाद्य सुरक्षा के लिए कदम उठाने की भी मांग कर दी है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक भारत ने नेपाल को होने वाले निर्यात को रोका है। इससे नेपाली बाजारों में उथल पुथल की संभावना है। यह इसलिए भी है क्योंकि ऐसी आशंका है कि अल नीनो की स्थितियों के कारण आने वाले समय में सूखा पड़ सकता है। इससे कृषि उत्पादन को नुकसान होगा और अगले सीजन को की पैदावार कम हो जाएगी। वहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के बाद भारतीय सेना का बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। 11 दिन चलने वाला है और इसका नाम है प्रगति 2026। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने के बाद इंडियन आर्मी सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसका मकसद दुश्मन को यह बताना है कि हम शांत है तो हमें कमजोर मत समझ लो, अगर ललकारोगे तो तुम्हें नस्तनाबूद कर देंगे। जी हां, इंडियन आर्मी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के मेघालय के उमरई में ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड पर बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास का आयोजन होने जा रहा है और इसका नाम है प्रगति 2026। ऐसे में इंडियन आर्मी को आप लोग ऑल द बेस्ट कमेंट में जरूर कहिएगा। वहीं आपको बता दें, आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्यों बुलाई। दोस्तों, कौन सा बड़ा फैसला लेंगे पीएम मोदी जी? जी हाँ, पीएम मोदी जी कल 5 दिवसीय विदेशी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। आपको पता ही है, वो यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंच चुके हैं। अब वहां से लौटने के बाद 21 मई को उन्होंने अपने मंत्री परिषद की बैठक बुला लिया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी के फैसले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए हॉर्मुज संकट के मद्देनजर सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में मंत्री परिषद को ब्रीफ किया जाएगा। इसके मद्देनजर कुछ बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके इतर कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद का विस्तार और पुनर्गठन भी किया जा सकता है। इसीलिए ही ये बैठक आयोजित की जा रही है। 2 साल पहले 10 जून 2024 को लगातार तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली थी। चूंकि वह तारीख भी निकट आ रही है, इसलिए इस तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है कि 2 वर्षों के बाद मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें, नए एलपीजी कनेक्शन पर सरकार ने लगा दी रोक। दोस्तों, 10 मिनट में पुराने को आप कर पाएंगे ट्रांसफर। जी हां, देश भर में नए एलपीजी कनेक्शन पर रोक और सख्त नियमों के बीच अब पुराने गैस कनेक्शन को मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांसफर करना आसान हो गया है। आपको बता दें, देश भर में एलपीजी कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया धीमी या सीमित कर दी गई है। ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से कनेक्शन मौजूद है, वे परिवार के पुराने एलपीजी कनेक्शन को अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपको प्रक्रिया जाननी है दोस्तों, कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि प्रक्रिया कृपया करके हमें बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रक्रिया बताएंगे, तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा। वहीं दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। और दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।